सारा पैसा देने का। चलो बताओ भाई क्या होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, बताओ। कौन बताएगा क्या होता है केंद्र का और राज्य का संबंध, बताइए। टेम्पररी, परमानेंट, स्थायी, अस्थायी, कैसा होता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए संसद है दिल्ली में बैठी, उत्तर प्रदेश विधानसभा या उत्तर प्रदेश से हमारी जो संसद है उसका कनेक्शन कैसा है। सेंटर की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सेंटर से पैसा मांगना, सेंटर का पैसा देना या उत्तर प्रदेश का विकास करना, ये सब केंद्र के हाथ में है। तो केंद्र से किसी राज्य के संबंध कैसे होते हैं ये ज़रूरी है समझना, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भारत के केंद्र से कैसा संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा संबंध है बताओ। पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है जा रहा, लेकिन लिटरली पॉजिटिव नहीं। चल हम लोग पढ़ेंगे इसे दूसरी अप्रोच से। इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे, आ जाओ, कि जो भी हमारे पास केंद्र यानी कि सेंटर है, हमने सेंटर को क्या क्या शक्तियाँ दे रखी हैं, और दूसरी बात ये कि हमें सेंटर की ज़रूरत ही क्यों, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हमारे पास में लिस्ट है, 3 प्रकार की सूची है, सभी को पता है, यूनियन है, स्टेट है, कंकरेंट यानी कि समावर्ती, राज्य और केंद्र की सूची, ये क्या होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आज हम देखेंगे कि जीएसटी का जो संशोधन था वो जीएसटी का संशोधन क्यों हुआ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। चौथी चीज़ आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगी कि कावेरी नदी का डिस्प्यूट क्या था। सुना है आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी नदी जो है जो दक्षिण में बहती है, जिसमें 3 राज्यों को लेकर के विवाद था, आप लोगों ने सुना होगा। आ जाओ आ जाओ, अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ, अभी टैबलेट वितरण की योजना बता रहे हैं, बैठ जाओ, ठीक है। कावेरी नदी विवाद, और चौथी के बाद 5वीं चीज़ जो आपको समझ में आएगी वो ये समझ में आएगी, क्या हुआ भैया, बातें ज़्यादा ना करो। चलो 5वीं चीज़ आपको समझ में ये आएगी कि कुछ विशेष राज्य होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ राज्य होते हैं जिनको केंद्र या फिर केंद्र में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा वरीयता देती है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी केंद्र और राज्य को समझने से, ठीक है। अब सबसे पहला मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि मान के चलो, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी वर्चुअल इंडिया में ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया इंडिया, ये एक छोटा सा स्टेट ले लेते हैं गोवा। अभी भारत जो है आज के भारत की तरह नहीं है। गोवा जो है वो किसके पास में था, आपको पता होना चाहिए, पोर्टुगीज़ के पास में था, 1961 में आज़ाद हुआ। जब 1961 से पहले कभी भारत बनाने की कोशिश करी गई तो गोवा के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, मान लेते हैं, ऐसा ऐसा एक फिक्शनल स्टोरी बनाता हूँ मैं, तो उन्होंने जाकर के विकल्प रखा कि गोवा तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तुमको हम 2 चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे। पहला क्या, तुम्हारे आंतरिक जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, सिक्योरिटी, मिलिट्री, ये भी सब हम देंगे, आ जाओ। और दूसरा, तुम विदेश से जो भी संबंध बनाओगे उन संबंधों को हम देंगे। तो गोवा के पास में 2 बातें आएंगी, 2 पॉइंट्स। गोवा ने सोचा होगा कि मैं ज्वाइन करूं तो क्यों करूं, और अगर ज्वाइन कर लिया तो आगे चल के मेरी शक्तियों की लिमिट कैसे तय होगी। बैठ जाओ पहले, तो शुरू करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर ये समझ गए तो समझ लो पॉलिटी की बहुत सी बारीकियां समझ जाओगे। बैठ गए, और भी रह गया, इधर की डोरी बंद कर दो, सफोकेशन हो तो खोल लेंगे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, नींद तो नहीं आ रही किसी को। चलो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लें, ठीक है, और नदियों का जो है विस्तार पढ़ाया है, पूर्वांचल से निकलती हैं नदियाँ और किधर जाती हैं, क्या हुआ भैया, फोकस हो जाओ। चलो अब देखो ध्यान से, जो लोग अभी क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं पैसा। पैसे का मतलब क्या, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद पैसे को ही लेकर होता है ज़्यादातर। आपने 3 तरीके की शक्तियाँ पढ़ी होंगी कि विधायक यानी कि केंद्र कैसे नियम बनाएगा, राज्य कैसे नियम बनाएगा, दूसरा प्रशासन केंद्र का जो है वो राज्य कैसे करेंगे, या फिर केंद्र का प्रशासन राज्य में किस तरीके से होगा। तीसरी शक्तियाँ और आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी से रिलेटेड होती है, यानी कि मॉनिटरी आप कह सकते हो, या कह सकते हो रिलेटेड टू फाइनेंस, वित्त से संबंधित, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दो। उत्तर प्रदेश में अभी तो गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, अब गुजरात में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें केंद्रीय मंत्री या कोई भी केंद्र से व्यक्ति गुजरात के अंदर जाके चुनाव प्रचार क्यों करता है,
या फिर स्वयं हमारे माननीय मोदी जी जा करके गुजरात में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो गुजरात का ही बेटा हूँ, वोट देना और मुझे गुजरात का विकास करना है। अगर वो ये नहीं करें तो इससे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर वो ये करते हैं तो इससे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ बताओ बताओ। एनालिटिकल थिंकिंग है, कोशिश करो। बताइए, मोदी जी के गुजरात आने से क्या फर्क पड़ जाता है, या यूपी में चुनाव आया और मोदी जी कहते हैं मुझे यूपी जाके चुनाव का प्रचार करना है और जाकर के वहाँ पे बहुत सी बातें कहनी है, तो इससे यूपी के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, बताओ। मतदाता बढ़ जाएंगे। अच्छा, भाषण से आकर्षित होंगे तो हमने मोदी जी को गलत बताया, दीपिका पादुकोण को बुलाना चाहिए, फिर तो आकर्षण का केंद्र ही बने रहते। ठीक है, गुड अटेम्प्ट था, अच्छी कोशिश थी। मतलब लिटरली जो है ना वो चीज़ों को जो है आप ठीक बता रहे हैं कि वोटर्स इन्फ्लुएंस होंगे, जो लोग उनको आइडियल मानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को मानते हैं, वो मोदी जी को वोट देंगे। सही बात कही कुलदीप ने। और कोई पॉइंट? डबल इंजन सरकार की हम जो बात करते हैं, ठीक है, डबल इंजन सेंटर से अगर कोई बंदा आ रहा है प्रचार करने, तो इसका मतलब है कि जो मतलब सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगी। ठीक है, मान लिया वेलफेयर स्कीम, ठीक है, और दूसरा पैसा जो है, ठीक है, पैसा बहुत जल्दी आएगा क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है। ठीक है। और आपने जो दूसरी बात कही वही मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी कि पैसा। अब सबसे ध्यान से सुनो, दो ऐसे अनुच्छेद होते हैं, ये पॉइंट वैसे क्लास के लास्ट का है लेकिन मैं आपको पहले बता करके एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दो अनुच्छेद हमारे संविधान में ऐसे हैं, एक है 275 और दूसरा 282। एक ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र को एक बिल बना करके भेजा कि मान के चलिए कि हमें कृषि के विकास के लिए फला फला स्कीम जो आपने लॉन्च करी उसके तहत पैसा चाहिए। तो केंद्र ने कहा ठीक है, उत्तर प्रदेश पैसा मांग रहा है, उत्तर प्रदेश को पैसा देना चाहिए क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा राज्य में बीजेपी का दबदबा है, इस तरीके की चीज़ें वो कंसीडर करेगा। दूसरी चीज़ एक और होती है, आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं केंद्र से और राज्य में जाकर घोषणा कर देते हैं कि यहाँ हम 15,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च करेंगे, 2,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च कर देंगे, या हम यहाँ पर बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए 800 करोड़ रुपया दे देंगे। वो ऐसा कैसे कर पाते? 282 के तहत 282 में एक शक्ति मिली है केंद्र को, उसे कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर। ये डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो सिर्फ यूनियन के पास होती है, केंद्र में, जिसके तहत वो किसी भी राज्य में जाकर के कोई भी घोषणा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी राज्य में वो लोग जाते हैं तो राज्य का पहली पूरी कोशिश रहती है कि जो पार्टी केंद्र में है वही सरकार, जिससे हमें 275 का भी फायदा होगा, और अगर हमारे यहाँ सीट ज़्यादा है तो केंद्र से कोई भी व्यक्ति आएगा घोषणा कर जाएगा पैकेज सीट। ये बात समझ में आई? पूरा कनेक्शन पैसे से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, ये तो बात हो गई पैसे की। ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आप लोगों से एक एनालिटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, मजा आएगा। ये दोस्त का घर, ये उसके पड़ोसी का घर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, इसने क्या करा, इसने एक ट्री लगाया अपने घर में। ध्यान से समझना, ये रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से, ठीक है। इसने अपने घर में एक ट्री लगाया, अब ट्री की ब्रांचेस इधर भी गई, इधर भी गई, ड्राइंग बनती है, समझ लेना। इस ट्री पे फ्रूट्स थे, ठीक है, इसमें से 2-4 फ्रूट्स जो है वो बी के घर में गिर गए। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, और ध्यान से समझना, ये समझ गए तो आप एक सिद्धांत समझ जाओगे जिसके तहत आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये है ए मेरा दोस्त, पेड़ इसने लगाया, पानी इसने दिया, उस पेड़ की पूजा इसने करी, उसे बढ़िया करके खाद लगाई, उसका दिन भर ख्याल रखता था, लेकिन इस पेड़ के फल देने का टाइम आया तो फल जो है वो 2-4 बी के घर में गिर गए। अब ये भाग के गया, बी से बोला कि भाई बी, ये मेरे वृक्ष के पेड़ हैं, इसका फल है, तो फिर मेरा इस पर दिखा। तो बोला गिरे तो मेरे यहाँ, मैंने तो नहीं कहा था आके ले जा, अब मेरे यहाँ गिरे तो मेरे हो गए, मेरे यहाँ गिरे तो मेरे हो गए। तो बताओ भाई, ऐसे में आप लोग किसके बताओगे कि फल किसके? बताओ, सुना लगा किसके? एक है भगवान के, वैसे तो पेड़ के, लेकिन उसमें खाने एक दो लोग खाने के लिए भी बोलो, और पेड़ देखो एक की संपत्ति में पब्लिक पेड़ नहीं है कि कह दो कि नहीं सर पेड़ बाहर लगा है उसमें कोई भी तोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। चलो अभी आपकी कंडीशन उल्टी करते हैं, अभी देखना आप कैसे करेंगे। ये ए जो है ऐसे जल सा पौधा है जिसकी पत्तियां खाने से जो है वो इंसान मर सकता है। बी के घर में बकरियां रहती थी, वो बकरी चरा, ए के पेड़ से
लेक्चर 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में पहुंचोगे तब तो ऐसे से पढ़ाएंगे। क्या हो जाएगी बताओ, पता किसका है, कल किसको मिलेगा, किससे क्या होना चाहिए बताओ। हाँ कुलदीप बताओ, सहमति से शाखाएं, मान लो उसने डिसाइड कर दिया कि मैं इतनी शाखा बढ़ेगी काट दूंगा, उसे भी नहीं पता चला, रातों रात फल किसी भी तरीके से आंधी आई गिर गए, सारे ही फल गिर गए। अब मेरा सवाल सुनो, मैंने कहा ये एरिया बाउंड्री जो है वो इतनी है, अब हवा इतनी तेज चली, ठीक है, कि इसकी वजह से पेड़ टिल्ट हुआ और टिल्ट होने से फल गिरा गया, वापस सीधा हो गया। अब भाई प्रकृति तो प्रकृति है, फल गिराना है तो भगवान गिरा ही दे। हाँ कुलदीप ट्राई कर रहे हैं, कुलदीप बताओ। अभी देखो इसमें कहाँ कनेक्ट करता हूँ, अभी मजा आएगा आपको। विवाह से संबंधित है, ठीक है, आप बताओ, फिर इसके बाद मैं आपको रियल प्रॉब्लम पे लेके जाता हूँ, फिर देखो उसमें कोर्ट क्या कहता है और गवर्नमेंट ने क्या किया। हाँ बताओ। अरे भाई काहे, अपने पड़ोसी से तो लोग चिढ़ते हैं, इधर पड़ोसी को फल देने की बातें हो रही हैं। चलो नाउ एक्चुअल सिचुएशन, अब ध्यान से समझो एक्चुअल सिचुएशन जो एक्चुअली आ रही है, ध्यान से समझो। पड़ोसी अच्छे, चलो अब ध्यान से समझो, ये है बॉम्बे, ध्यान से समझिएगा, ये है बॉम्बे, ध्यान से, ये है यूपी। बॉम्बे के अंदर मिस्टर ए ने एक ऑफिस शुरू करा जिसके तहत वो लॉटरी के टिकट देते हैं, ठीक है। लॉटरी वैलिड है इंडिया में, इसमें आपके पास कुछ नंबर्स का टिकट ले लेते हैं, आप खरीद लो, आपको लॉटरी मिलेगी, मिल जाएगा, क्योंकि इसको प्राइस कैटेगरी में रखा गया, हैम्पर प्राइसेस वगैरह में, ठीक है। ये लॉटरी का ऑफिस इसका बॉम्बे में, ध्यान से समझना, ये चीज़ समझ गए तो एक्चुअल कंडीशन समझ जाओ। ए जो है उसका ऑफिस बॉम्बे में है, वो लॉटरी का काम करता है, उसके जो लॉटरी के टिकट छपते हैं, जो प्रिंट होते हैं, वो बॉम्बे में भी बेचता है, और बॉम्बे में बेचने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वो टिकट बेचता है। यहाँ से भी उसको 1 करोड़ का फायदा होता है, यहाँ से भी उसको 1 करोड़ का फायदा होता है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, कि इसमें नियम बनने हैं लॉटरी के, तो बॉम्बे की सरकार नियम बनाएगी तो सिर्फ बॉम्बे पे लागू होगा या यूपी पे लागू होगा, या ये ऐसा विषय हो जाए कि इस पे केंद्र सरकार नियम बनाए तो वो बॉम्बे के लिए भी बनाएगी या यूपी के लिए भी बनाएगी, या फिर तीसरी चीज़, अगर ए को टैक्स देना है तो वो बॉम्बे को टैक्स देगा कि यूपी को भी टैक्स देगा। अब बताओ। जहाँ जहाँ ब्रांच बोलेगा वहाँ की स्टेट को गलत। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट, सही गलत की चिंता मत करो, यहाँ पर अभी जो है वो 20 क्वेश्चन में से नहीं करना, निगेटिव नहीं है। हाँ चलो अब मैं इसलिए पॉलिटी पढ़ाता हूँ, अब ध्यान से सुनो, यही तो मजा है पॉलिटी का। पॉलिटी इज ऑल अबाउट माइंड गेम। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 245 घर पे पढ़ लेना। अनुच्छेद 245 बड़ा प्यारी बात कहता है। पहली बात तो यह है कि जो भी प्रादेशिक है यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो 245 से 255 तक आता है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन में 2 चैप्टर आते हैं, एक 11 एक 12। अगर इस पूरे क्रम की बात करें कि केंद्र के और राज्य के संबंध आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ सकते हो, तो 245 से लेकर आप 267-68 तक पढ़ सकते हो। मैं आपको सबसे स्टार्टिंग का आर्टिकल ही बता रहा था जिसमें आप लोग इतना घूम गए। ध्यान से समझो, ये समस्या दूर करी अनुच्छेद 245 में। वो सिंपल सी बात कहता है कि केंद्र चाहे कहीं के लिए पूरे भारत में कहीं भी नियम बनाएगा, लेकिन राज्य सिर्फ अपने राज्य के लिए नियम बनाएगा। ये 2 कंडीशन क्लियर रखना, केंद्र पूरा भारत, राज्य सिर्फ अपने राज्य। अगर वो राज्य यूपी है तो सिर्फ यूपी, बॉम्बे है तो सिर्फ बॉम्बे, असम पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मामला भारत से परे चला गया, नेपाल में आ गया, श्रीलंका में आ गया, यूएसए में आ गया, तो इन दोनों में से उसमें नियम कौन बनाएगा?
बनाएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभी कनेक्ट करूंगा, क्योंकि जब तक पॉलिटी एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं करोगे उड़ जाएगी। यूनियन को एक वहां वर्ड लिखा हुआ है, प्रादेशिक, जो बाह्य प्रादेशिक, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी कि अपनी सीमा से बाहर भी हमारा केंद्र नियम बना सकता है, लेकिन किस सब्जेक्ट पे? जो सब्जेक्ट इंडिया से रिलेटेड हो डायरेक्टली। एग्जाम्पल सिटीजनशिप, क्राइम। इंडिया का कोई व्यक्ति यूएसए में जाके क्राइम, वो तो कह दे मैं तो यूएसए में हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा क्राइम लागू नहीं होता। अगर तुम इंडिया के नागरिक हो, इंडिया का सब्जेक्ट हो, तो तुम ये छोड़ो मार्स पे भी चले जाओगे ना, तब भी वहां से कह देगा कि ये रहा तुम्हारा बैंक लोन का नोटिस, अपनी किस्त टाइम से भर दो। बात आई समझ? ये चीज़ क्लियर हुई? क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट यहीं पे होता है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भारत से हटके, क्या भारत अन्य देशों के अंदर, यदि भारत का कोई विषय कनेक्ट है तो क्या भारत नियम बना सकता है? बना सकता है, लेकिन राज्यों को ये शक्ति प्रदान नहीं है। इसी सिद्धांत को कहते हैं सिद्धांत प्रादेशिक गठजोड़ का, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो फिर से 1 सेकंड में रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया? बाउंसर तो नहीं गया? तो काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं, फिर से बता दूँ? हाँ ठीक है, क्योंकि इंडिया हारी है ना, तो भी सदमा है। अरे भाई इंडिया हारी तो क्या करें? आर्टिकल 245, जिसके पास बेयर एक्ट है, बुक है, वो अपना पढ़ भी सकता है, चेक भी कर सकता है। आर्टिकल 245 में जो लिखा है वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी, ध्यान से समझो। इसको ले लेते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश। आपको पता है ना कि मायावती जी का जो चुनाव चिन्ह था हाथी, वो उत्तर प्रदेश के नक्शे से प्रेरित था। उत्तर प्रदेश के मैप को गूगल पे देखोगे तो आपको एलिफेंट दिखेगा, सूंड उठाएगा। वेरी लॉजिकल। चलो बात करते हैं, ये हो गया यूपी, ठीक है? ऐसी जानकारियाँ यूट्यूब पे नहीं मिलती। चलो आ जाओ, ये आप समझ लो आज ही जन्म लिया, ठीक है? ठीक है, ये ले लेते हैं हम, ठीक है? समझ सकते हो आर्ट, ठीक है? तो ये हमारा इंडिया। अब मान के चलो यूपी के अंदर कोई टैक्स लगना है, तो यूपी ने क्या कहा कि यार हमारे यहाँ से जो सामान है वो बिहार जाता है, हम बिहार से भी टैक्स लेंगे। यूपी ने कहा, बिहार ले लेते बगल में। अब यूपी ने अपने यहाँ से कोई भी ऐसा नियम बनाया तो ये सिर्फ अपने राज्य तक बना सकता है, ये कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो कि बिहार पे लागू हो। अगर इसका कोई भी ऑफिस है या इसके यहाँ कोई भी ऐसा व्यवसाय जो यहाँ चल रहा है, तब भी नियम नहीं बनाएगा। प्रदेश से दूसरे प्रदेश या भारत के बाहर दूसरे देशों के लिए जो नियम बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यूनियन। और यूनियन ये अधिकार किसको देता है? पार्लियामेंट। ये मेरे कहने का मतलब है जो 245 में लिखा हुआ है कि भारत से एक्स्ट्रा टेरिटरी, तो एक्स्ट्रा टेरिटरी संबंधित क्या हो सकते हैं? कानूनी नियम हो सकते हैं, नागरिकता नियम हो सकते हैं। हम कोई ऐसा मटेरियल उनको सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मारुति कंपनी के अंदर जो सीट्स प्रोड्यूस होती हैं उसमें जो रैक्सीन लगती है उसमें काफ़ी हद तक इंडिया अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो अब जब इंडिया अपनी कोई चीज़ बेच रहा है तो उसका वहाँ दुरुपयोग ना हो जाए या किस तरीके से वो प्रयोग में लाई जाएगी, इसके नियम हम बनाते हैं। ऐसा दूसरे देश भी करते हैं। अमेरिका के लोग जो हैं अगर वो यहाँ पर अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो अपनी कंपनी को वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए नियम बना सकते हैं, उनका भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट रिजर्व रहता है। तो ये बात ध्यान रखना कि भारत का केंद्र ना कि सिर्फ भारत पे, अपितु कोई भी ऐसी विषय वस्तु जो भारत की है, भारत से संबंधित है, यदि विदेश में है तब उस पर नियम बना सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केंद्र यानी कि यूनियन, राज्य नहीं। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़े। भारत से विषय, मैंने यही कहा था, वो विषय वस्तु भारत का होना चाहिए। अब पता चला कि भारत के अंदर एक अमेरिका का नागरिक आया था, वो 2 दिन घूमने आया, अब वो वापस चला गया। तुम यहाँ से कह रहे हो तुम तो हमारे देश के होकर नियम बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर लागू होंगे, तो ऐसा नहीं। जो विषय वस्तु भारत से संबंधित, नागरिकता हो गया, व्यवसाय हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, बहुत सारे नियम हो गए। टाटा कंपनी है। हाँ टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी क्या कर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र नियम बना सकती है। केंद्र ऊपर ये महसूस हो रहा है कि सिंपल सी बात है, हाँ ये विषय वस्तु भारत की है, भारत से संबंधित है, भारत के ऊपर इसका अधिकार है, 51% शेयर भारत के हैं, दूसरी कंपनी नहीं है, बिल्कुल जो चाहे वो कर सकते। जो होता है भारतीय
उस पर भारतीय पासपोर्ट होता है, लेकिन उसका पासपोर्ट ये नॉर्मल पासपोर्ट की तरह नहीं होता है, वो स्पेशल पासपोर्ट होता है जिस हाँ पूछिए। डेफिनेटली, क्योंकि वो स्पेशल पासपोर्ट है 1971 के तहत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो आ जाएंगे सर्विस संबंधी मामले 311 312 में, उसमें अलग ग्राउंड है। अभी हम बात करते हैं कि केंद्र का और भारत का संबंध कैसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने राज्य के अंदर, ये तो बात हो गई बाहर की, अब थोड़ा सा अंदर अंदर घूम लो कि होता क्या है। देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगला आर्टिकल आता है 246, ठीक है। ये आर्टिकल आप सभी को बचपन से पता है, सभी को पता है। इस आर्टिकल के अंदर दो चीजें बताई गई हैं। पहली चीज जो है वो 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल, और दूसरा बताया गया है केंद्र की सूची, ठीक है। उसके बाद राज्य और उसके बाद समावर्ती, यानी कि अगर इसे इंग्लिश में कहें तो कॉन्करेंट, स्टेट और ये हो गई यूनियन। अब एक बात मुझे ये बताइए ध्यान से, इन तीनों लिस्ट में से क्या हुआ क्वेश्चन? कुछ बता रही हूँ क्या हुआ? डिस्कशन नहीं, वरना सीट चेंज कर देंगे, इधर ध्यान रखो। चलो, इससे आईएएस बनोगी, उनसे बात करके इसी क्लास में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। चलो आगे आ जाए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। अब मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि केंद्र है, सेंटर है, सेंटर इन तीनों में से किस लिस्ट के लिए कानून बना सकता है? बताओ, तीनों के लिए किसने कहा? चलो बताओ। अगर हम बात करें अनुच्छेद 246 में सिंपल सी बात लिखी, जैसे 245 में दो चीज़ें आपने समझ ली, राज्य के लिए बनाएगा, केंद्र पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, भारत से बाहर भी बनाएगा यदि वो विषय या वस्तु भारत से संबंधित हो। सिंपल सी बात है। 246 के अंदर सिंपल सी बात की गई है कि अगर हम बात करें सेंट्रल की यानी कि यूनियन की यानी कि केंद्र की, तो केंद्र बनाएगा केंद्र की सूची के लिए और केंद्र बनाएगा समावर्ती के लिए, राज्य की सूची को नहीं छुएगा। ये बात ध्यान रखना, अपवाद आगे चल के आएंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो ये क्लियरली कहते हैं कि तुम इन दोनों सूची के लिए बनाओ। अगर हम बात कर लेते हैं 246 में कि राज्य किसके लिए नियम बनाएगा, तो वो बनाएगा राज्य के लिए और समावर्ती के लिए, केंद्र तो वो टच भी नहीं कर सकता। तो फिर सर ऐसे भी तो कोई ग्राउंड होंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि केंद्र जो है वो राज्य के लिए नियम बनाता है कि नहीं बनाता है, ये चीज़ देखिए या नहीं देखिए। चलो अच्छा, 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है? अच्छा ये तो बता ही दोगे, बेसिक चीज़ है कि हमारा जो यूनियन लिस्ट है इसमें कितने विषय हैं और राज्य में और समावर्ती में कितने कितने विषय दिए हुए हैं? हाँ 97 है, वैसे वो 100 हो गए हैं अगर लिस्ट जोड़ो, लेकिन 97 एक्चुअली, ठीक है। ये विषय दिए हुए हैं। इन विषयों में क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज सिगरेट जो है वो टोबैको के अंडर आता है, टोबैको की कैटेगरी में आता है, तो जो तंबाकू है उस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा, केंद्र बनाएगा, या दोनों बना सकते हैं? तो समावर्ती सूची जो है, बता रहा हूँ इतनी जल्दी क्यूरियस मत हो, दोनों नहीं बना सकते। अगर समावर्ती सूची में टोबैको का विषय आता है तो अरे चलो, समावर्ती सूची में ये दोनों मिलके बना सकते हैं, राज्य में सिर्फ राज्य, केंद्र में केंद्र राज्य। कुछ अपवाद है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ध्यान से समझना, एंट्री 52 यानी कि इनमें से जो 97 विषय हैं इसमें विषय संख्या है 52, और इस 52 में लिखा हुआ है तंबाकू, यानी कि तंबाकू पे कोई भी नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, ये बात याद रखो। और इसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि बिहार ने जो टोबैको पे बैन लगाया है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, क्योंकि बिहार कह रहा है कि हमने बैन लगा दिया, केंद्र कह रहा है तुमने लगा कैसे दिया, इस पर तो कोई रूल ही नहीं है। लेकिन इस पर रूल क्लियर नहीं है कि टोबैको पे बैन कैसे लगाना है, क्या लगाना है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया। और अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा हुआ EWS रिजर्वेशन पे भी जजमेंट आ गया। जब हम लोगों ने रिजर्वेशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसको उन्होंने ये कह के सहमति दे दी है कि जो एक्चुअल 50% रिजर्वेशन है ये उसके एम्बिट, उसके दायरे को ख़राब नहीं कर रही, और ये 10% जो है वो वीकर यानी कि कमज़ोर, जो कि शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो रिजर्वेशन है नहीं, बस वो रिजर्वेशन दिखाया गया है, ठीक है। उसका कोई भी मोटिव हो सकता है, आगे वाली सरकारों में वो रिजर्वेशन खत्म भी हो सकता है, अभी दोबारा उस पर रिव्यू पिटीशन के अलावा अपील हो गई या कुछ हो गया तो भी खत्म हो सकता है, वो परमानेंट इन नेचर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या अनुच्छेद 16 और 15 के अंदर जो 50% तक का रिजर्वेशन है, 27% OBC, 15.5 SC/ST, क्या वो खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल गलत, नहीं
नहीं, कभी नहीं ख़त्म कर सकते, ये बात ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते, और रिजर्वेशन देने का बेसिक कारण जो है वो इक्वलिटी, हम लोग कहते हैं समानता हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से समानता की परिभाषा राज्य को देनी होती है, सरकार को रिजर्वेशन पे कोर्ट जो है वो बुलाता है सरकार को कि तुम आओ, तुम एक्सप्लेन करो। तो गवर्नमेंट कभी भी ये बात कहेगी कि ओबीसी मजबूत हो गए, SC ST मजबूत हो गए, क्योंकि उसे चुनाव में खड़े होकर माइक पे कहना है कि मेरे SC ST भाइयों या मेरे ओबीसी भाइयों, अगर दोनों ठीक हो गए तो जनरल भाइयों तुम्हारी तादाद कम है, तुमको 10% का आरक्षण देंगे। तो समझो पॉलिटिकल मोटिव है, बात आई समझ में। तो हमेशा याद रखना कि रिजर्वेशन को उन्होंने परमानेंट या फिक्सचर में ला दिया। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये कि हमारे जो भारत का संविधान पूरा दिया है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है कि हमारे जो भारत है पूरा, दो तरीके की चीज़ होती है, एक होता है एकात्मक, सुना होगा आपने यूनिटरी, और एक होता है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघीय। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे भारत के अंदर यूनिटरी या फेडरल, इन दोनों में कौन सा सिस्टम लागू है, ये क्या होते हैं, ये गवर्नेंस होते हैं। सबसे पहले इंडिया में था वो राजशाही के अंदर आता था, आपको पता होना चाहिए, पहले किंग्स हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम की अगर बात करें कि किंग ने कैसे इंडिया को रूल करा, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उसी ने फ्यूडलिज्म यानी साम सिस्टम को शुरू किया था। साम मतलब ये होता था कि पूरी इंडिया के अंदर वो बैठ गया मध्य प्रदेश या बिहार के राज्य, उसने कह दिया कि यूपी, जम्मू कश्मीर, अलग अलग प्रांतों में जाकर के मैं अपने साम्राज्य बैठा था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे कंट्रोल में रहकर के सारा काम करे। तो यही सिस्टम इंडिया में होता है। लेकिन इंडिया के पास में दो चॉइसेस थी। पहला यूनिटी कि हम भारत में एक ही शासक रखते हैं और जनाब को शासक ना दे कोई और दर्जा दे, या जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनको भी उनके शासक की उपाधि तो दे दें, लेकिन जरूरत पड़ने पर सारा नियंत्रण पुनः हम अपने पास है। तो अगर कभी भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में गवर्नेंस यानी शासन की जो प्रक्रिया है वो यूनिटरी है कि फेडरल है, तो आप कहेंगे सर ना तो वो यूनिटरी है और ना ही फेडरल है, वो है क्वासी फेडरल। क्वासी वर्ड का मतलब होता है अर्ध यानी कि आधा। इसका मतलब ये होता है कि सर दिखने में स्टेट को शक्ति दी है, लगता है कि स्टेट मजबूत है, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो स्टेट की मजबूती खत्म होकर ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, केंद्र के पास। अच्छा बताइए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने निपटाया था, स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने निपटाया है? अच्छा, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने निपटाया था, क्या निस्तारण निकला था उसमें? सेंटर नहीं है, क्योंकि आपको भी विवाद पूरा पता ही नहीं है, उसमें सेंटर का विषय ही नहीं। आप उसकी कटिंग को दोबारा पढ़ना कि नेपाल की जो भूमि का आप बात कर रहे हैं वो यूपी की भूमि पर अधिग्रहण हुआ था। ये तब आता है जब उसको भूमि संबंधित कोई नियम बनाने हैं जो ऑलरेडी ऐसी भूमि है कि विवादित वाली भूमि पे तो राज्य ही जाएंगे और उससे कहेंगे कि सर हमारा निस्तारण कर दो, तब जा करके देख सकता है। लेकिन ये मामला यूपी की भूमि पे कब्जे का था, तो इस चक्कर में उन्होंने नेपाल से कहा, नेपाल बोला ठीक है। आपका नज़रिया अलग है, अलग कंट्री की बात ही नहीं हो रही, हम तो कह रहे हैं भूमि की बात करो। कोई आके हमारी भूमि पे बैठेगा पहले तो हम उसे छोड़ देंगे ना, केंद्र का तो मतलब ही खत्म हो गया। आप उस मतलब ये है ये कहा गया था जो भारत के जो होगी नहीं, आप उसमें नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि आप पहले लेक्चर से दोबारा सब वीडियो जो है वीडियो में लेक्चर तो शुरू से देखें, क्योंकि अभी आपका कंसेप्ट हिल गया। मैं आपको जो बता रहा हूँ समझो, इसके बाद ये क्वेश्चन आप पढ़ के दोबारा पूछना। आप टेरिटोरियल विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि केंद्र ने हस्तक्षेप क्यों नहीं करा, वो अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा समझो। अब ध्यान से समझो, मैं एक बार दोबारा आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कोशिश करिए कोरिलेट करने। इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस का सिस्टम है यानी कि शासन का सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। हमारे यहाँ क्या है कि दिखाने को हमने राज्यों को विधानमंडल दिया है, राज्यों को शक्तियाँ दी हैं, लेकिन असल शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास। इसलिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि हमारे यहाँ क्वासी फेडरल सिस्टम में विद यूनिटरी टिल्ट, यानी कि हम कहते हैं कि अर्ध संघीय हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन जिसमें मजबूत कौन है, केंद्र। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक दो चीज़ें देखी, इसमें टेरिटरी संबंधित मामला था, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, हल्के चल रहा था काफी। और टेरिटरी में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, 246 और उसके बाद 245 और उसके बाद 246। अब आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन और जाता है, इसको ध्यान से कनेक्ट करना क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मेंस में मिल सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये बताइए 245 के अंदर हमने देख लिया कि केंद्र और भारत संबंधी कानून कैसे बनते हैं राज्य के। 246 में हमने देखा कि 3 अनुसूचियां थी,
यूनियन की थी, उसके बाद स्टेट की, और देन कंकरेंट, यूनियन, स्टेट, समावर्ती। अगर कोई भी ऐसा विषय है, अगर कोई भी ऐसा विषय है जो ना केंद्र की सूची में, ना राज्य की सूची में, ना समावर्ती सूची में है, वो कहाँ जाएगा? बताओ। आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर से समझो आप ध्यान से मेरा क्वेश्चन, आपका आंसर एकदम ठीक है। मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया अभी कि 100 या 97 सब्जेक्ट केंद्र की सूची में, 66 राज्य की सूची में, 47 समावर्ती हैं, जिस पर दोनों नियम बनाएंगे। अब कोई आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इन तीनों लिस्ट में कहीं कवर ही नहीं हो रही, तो वो इन तीनों लिस्ट में अगर टॉपिक नहीं है तो उस पर नियम कौन बनाएगा? विवाद ये है। अब बताओ, नहीं समझे? मैंने कहा कि एजुकेशन, तो एजुकेशन इस पे चली गई। मैंने कहा पुलिस, पुलिस राज्य के पास चली गई। मैंने कहा बैंक, बैंक केंद्र के पास चले गए। अब मैंने अचानक ही बोल दिया साइबर, ये विषय तो इनमें कहीं लिखा ही नहीं। अब साइबर पे लॉ बनाना है, किसके पास ये अवशिष्ट शक्तियाँ चली जाएंगी? यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई विषय निर्धारित नहीं होता तो वो राज्य के पास चला जाएगा, भले ही वो विषय राज्य का हो, या केंद्र के पास चला जाएगा उस विषय पे नियम बनने की। बताओ। अब हो सकता है ये साइबर विषय जो है वो राज्य का ही हो, मान लो किसी पर्टिकुलर राज्य का हो, या और आसान कर देते हैं, मान लो ले लेते हैं एक फूल की प्रजाति मिली जो सिर्फ पीलीभीत में पाई जाती है। अब ये तीनों लिस्ट में प्लांटेशन, वेजिटेशन का है, लेकिन ऐसा फूल जो प्लांट की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा और ज़मीन से नहीं उगता है, ऐसे फूल के पीलीभीत में मान लो कोई मिलता है, तो इन तीनों लिस्ट में उस पर कानून बनाने की बात ही नहीं हुई है, तो ये फूल पे कानून कहाँ बनेगा? यद्यपि ये पीलीभीत में प्राप्त हुआ है। बताओ कौन बनाया इसे? हाँ, बाजार कौन बनाएगा? पीलीभीत। इसीलिए मैंने कहा कंसेप्ट हिल रहा है आपके। पीलीभीत नहीं बनाएगा, इस पे हमेशा बनाएगा यूनियन सेंटर। इसी को लिखा गया है अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 यही बात कहता है कि जो अपशिष्ट टॉपिक हैं, यानी कि जो ऐसे विषय हैं जिस पे विषय 246 के अंदर तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, अगर ऐसा कोई विषय आ जाता है तो उस पर हमेशा ही केंद्र रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमारी बात और हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिद्ध हो गया कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ, अगर राज्य के पास शक्तियाँ होती तो हम राज्य को नहीं दे देते ऐसे विषय। और दूसरी चीज़ आप समझें, है एक ऐसा अनुच्छेद है कि अगर आपने राज्य का कोई भी नियम नहीं माना, सॉरी केंद्र का, और अगर आप उस राज्य में हैं तो जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं वो एक बड़ी प्यारी चीज़ करते हैं। अनुच्छेद 201, वो सीधे केंद्र को फ़ोन में लाएंगे, कहेंगे राष्ट्रपति जी यहाँ विद्रोह हो रहा है, ये तो आपके खिलाफ जा रहा है। वो सब छोड़ दिए, ममता बनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए, वो तो सीधे कहती खुल के हमको मतलब ही नहीं मोदी जी बीजेपी से। किसमें? यहाँ पर केंद्र या राज्य? केंद्र। केंद्र बस ये सोचिए कि इंतज़ार कर रहा है बैठ के शांति से कि परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वरना अगर गवर्नर अपना वहाँ पे लोकेट करेगा, क्योंकि गवर्नर भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। मान लो मुझे किसी स्टेट के अंदर सरकार बनानी है, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा गवर्नर बैठ जाए वहाँ पे। अगर गवर्नर बैठ गया तो ये समझ लो कि उन्हें जो भी करना है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। इसका सीधा आप उदाहरण देख सकते हैं दिल्ली। आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल जी के हमेशा बीच में विवाद रहता है। एक सेंटर का इंसान है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान है। चलो अब आती है फनी सिचुएशन। अब देखो कैसे करके हमारे देश में क्या क्या होता है और आपको समझ में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। पहले 4 आर्टिकल ध्यान रखना, ठीक है? अभी हमने 3 आर्टिकल समझे, 245, 46, बीच में 47 नहीं है, 248। 248 बात करता है रेसिड्यूरी, यानी कि अपशिष्ट की, ये 3 सूची की, और ये 2 चीज़ों की। 2 चीज़ों में कौन? केंद्र और राज्य। केंद्र का बनाएगा भारत, भारत से बाहर, राज्य सिर्फ राज्य का। अब मैंने आपको एक अपवाद बताया, वो अपवाद यही है केंद्र की लिस्ट, और ये आगे राज्य की लिस्ट, ये कंकरेंट की। अगर इसमें स्टेट लिस्ट की बात करें तो उस पर नियम बनाने का काम स्टेट का है, लेकिन केंद्र भी नियम बना सकता है। इसके 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। सबसे पहला है आर्टिकल 249, ये लिख लेना, आर्टिकल 249। अगला आर्टिकल है 250, एक आर्टिकल है 252 और एक आर्टिकल है 253। ये वो आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल की मदद से अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ज़्यादा मजबूत है, उसको जस्टिफाई करो, बताओ केंद्र कैसे ज़्यादा मजबूत है।
तो अगर आपने ये 4 आर्टिकल लिखे तो उससे छूट जाएगा। उसमें से पहला वाला जो आर्टिकल है वो हमने कई बार पढ़ा है और उसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। केंद्र के पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है, इसका मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा इंटरेस्टिंग तरीके से। मान लो सपोज दैट हमारे पीलीभीत के अंदर, ठीक है, पीलीभीत ही ले लेते हैं, हमारे पीलीभीत में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, जिससे विषय स्टेट का है। पुलिस जो है, ध्यान से समझना, हमारे उत्तर प्रदेश के पास अपनी पुलिस है और पुलिस आपको पता होना चाहिए राज्य का विषय होता है, यानी पुलिस को कंट्रोल करने के लिए राज्य कानून बनाएगा, केंद्र नहीं बनाएगा। अब अचानक क्या हुआ कि हमारे यहाँ देखा कि मान लेते हैं ऐसा कि इस राज्य में पुलिस की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य यही है जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में नहीं। तो देखा कि हमारे यहाँ जो पुलिस वाले हैं उनकी तनख्वाह कम चल रही थी, मान लेते हैं ऐसा कि उनको मिल रहे थे 18,000 और जो प्रोफेशंस हैं उन्हीं के बराबर में ज़्यादा मिल रहे। उन लोगों ने एक आंदोलन कर दिया, बैठ गए वो लोग स्ट्राइक पे। अब उस स्ट्राइक पे जस्ट उसके 2 महीने के बाद इलेक्शन होने, ध्यान से समझना ये कंडीशन। अब केंद्र को समझ में आ गया यार इलेक्शन होने हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है और अगर हम यूपी को हार गए तो फिर बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। अब तभी केंद्र ने क्या करा कि सबसे पहले हमारे आदरणीय सीएम जी को फोन किया कि आप देखिए कैसे हो रहा है, इस मामले को आप निपटा लें। तो उन्होंने कह दिया कि तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी समझ गया बजट में 1 साल बाद तनख्वाह बढ़ा देंगे। केंद्र ने कहा यार ऐसा ना करो, 2-3 दिन के अंदर निष्कासन करो। बोले नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाए। तब केंद्र ने क्या करा, केंद्र गया चुपचाप से पार्लियामेंट के पास प्रोसीजर से। मोदी और सीएम योगी जी के रिश्ते दिखा देते हैं थोड़े से वर्चुअल वाले, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कि एक देश है भारत, उसके पीएम ने कहा कि सीएम साहब तुम्हारे यहाँ ये जो मामला चल रहा है सब, इसको तुम निपटा लो। तुम्हारे यहाँ रोजगार का मामला चल रहा है, तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तमाम मामले तुम निपटा लो, क्योंकि ये सब तुम्हारे उसमें आते हैं। रोजगार देना किसी राज्य के अंदर वो भी तुम्हारा काम है, सारी चीज़ें। तो केंद्र की जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को इन्होंने नहीं सुना, नहीं माना, तब क्या करा पीएम मोदी जी ने, ये एक्टिव हो गए। इन्होंने तुरंत ही जा करके राज्यसभा में जो इनकी पॉलिटी के मेंबर्स थे, भाई इनकी पार्टी के मेंबर तो हैं, आपको सभी पता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने राज्यसभा में जाकर के अपने मेंबर से अपनी सारी समस्या बताई। तो मेंबर ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो। राज्यसभा ने तुरंत ही एक रेजोल्यूशन पास करा। मेरी बात ध्यान से समझना, लोकसभा का रोल नहीं है। राष्ट्रीय हित में सबसे पहले बिल पास कौन करता है, राज्यसभा। ये बात ध्यान रखना, नोट करके रखना। 249 के तहत राज्यसभा तुरंत एक रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन का मतलब अपना एक बिल बना करके तैयार करेगी। उस बिल को वहाँ जितने लोग बैठे हुए होंगे, वर्तमान समय में अगर 50% से प्लस वोटिंग मिल गई तो गुड बाय सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हमने नया नियम बना के तैयार कर दिया है। इस नियम के तहत हम राष्ट्रीय हित में कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है पावर। ये बात आई समझ में कि नहीं समझ में? मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। मैंने कहा कि यूपी में कोई ऐसी परिस्थिति आई जो यूपी के अंदर कंट्रोल नहीं हो रही थी और इन्होंने कह दिया ये हमारा मामला, हम निपट लेंगे। हमारे पीएम का ईगो हो गया हर्ट। बोले निपट क्या लोगे, मैं केंद्र का व्यक्ति हूँ। बोले हो गए तुम केंद्र के, हम निपटा लेंगे, हमें पता है कैसे यूपी में काम होता है। पीएम मोदी जी को आगे गुस्सा, ये तुरंत पहुंचे राज्यसभा के पास। और ज़्यादातर केस में आपको पता भी होगा कि हमारे देश में इनके पास जो मेंबर होते हैं उसमें राज्यसभा के लोग भी होते हैं, लोकसभा के होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स दोनों जगह होते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ था कि हम यूपी के इस जगह में ये संशोधन कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में जरूरी है। और राष्ट्रीय हित में क्या जरूरी है, इसकी परिभाषा पूरे संविधान में कहीं भी नहीं लिखी है। ये बात ध्यान रखना। जो चीज़ नहीं लिखी होती है उन्हीं चीज़ों को हम कन्फ्यूजन कर देते हैं, टॉपिक बढ़ गया। उसके बाद राष्ट्रीय हित में इन्होंने कह दिया, जैसे ही राज्यसभा ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, कैसे पास कर दिया, कुछ नहीं, 50% यानी कि जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनकी 50% से ज़्यादा वोटिंग ले ली और कह दिया, यानी जितने आप लोगों को इसमें से बहुमत यानी 2/3 आ गया या 50% से ऊपर आ गया, हमने कह दिया ठीक है पास हो गया। जैसे ही पास हो गया, हमने यूपी को तुरंत एक नोटिस बना करके भेज दिया कि आज से ये मामला हम देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट में। तब यूपी भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सर ये वैलिड कितने दिन तक रहता है? ये वैलिड रहता है पूरे रेजोल्यूशन पास होने से 1 साल तक। ये बात ध्यान रखना, 1 साल के बाद ये रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगा। हाँ बजाएगा। हाँ बिल्कुल से लोकसभा राज्यसभा नहीं पास होने देंगे तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते। दोनों के बराबर
आम आदमी पार्टी जीत के राज्यसभा में पक्की कर दी। आपका सिंपल सी बात है, राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की है, जितने बार राज्यसभा के सदस्य हैं वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नहीं पास होगा रेजोल्यूशन, इसके अलावा दूसरी शक्ति की है, तो साल होगा। अब ध्यान से सुनो अगला, फिर से हम बता दे रहे हैं कि केंद्र कैसे जीतेगा, देख लो, चिंता ना करो। अब सपोज दैट मान लो जो बजात का प्रश्न है वो थोड़ा जायज़ है, बता देता हूँ। राज्यसभा के अंदर होता ही है कि किसी मान लो पॉलिटिकल पार्टी की विशेष बहुमत हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हो गया, बाई चांस राज्यसभा के अंदर बैठी हुई है कांग्रेस, ठीक है। अब बीजेपी वाले इधर जोर लगा रहे हैं, पहली बात तो फिर पीएम भी जाहिर सी बात है कांग्रेस का ही होगा, फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 50% आम आदमी पार्टी बैठा है राज्यसभा में, और उसमें से एक की संख्या और बढ़ गई, मेजॉरिटी में वो आ गए और उन्होंने बिल नहीं पास होने दिया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की मजबूती आ गई, पीएम साहब नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये कैसे भी करके अपना गवर्नर पहुँचा देंगे वहाँ, और गवर्नर लिखित में दे देगा कि केंद्र ने नियम बनाया है जिसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, या केंद्र ने आज ये नियम बनाया है, ये नियम तुरंत लागू हो जाएगा, और अगर इस नियम को नहीं मानते हो तो फिर वो लिख के दे देगा कि यहाँ आपातकाल घोषित करो, जिसे हम बोलते हैं 356, फिर प्रेसिडेंट रूल लागू। अब बताओ, राज्यसभा किसके अंदर आता है, गवर्नर केंद्र के अंदर में आता है, उसको स्टेट कैसे हटा सकता है, आपको नहीं पता, राज्यपाल को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, दोनों केंद्र है। आप एक काम करो, आप ये सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, लेक्चर के बाद करना, वरना टॉपिक रह जाएगा। आपके जो पॉइंट है उसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो इनके जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा, या लेक्चर पूरा होने के बाद, ठीक है। आप अपनी बातों को लिख लीजिए, आपके जो पॉइंट है मैं अभी बता दूँगा, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं ज़्यादा, या तो आप खुद कंफ्यूज हैं। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ टॉपिक पे। कहाँ निकल गए अरुण, अरुण को बुलाओ, फोन यही है, अच्छा बुद्धिमानी से गया लड़का। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो आर्टिकल 250, इससे संबंधित अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, एक अनुच्छेद है 355, जिसमें ये लिखा है कि कभी भी इंडिया के अंदर वॉर या ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उसकी डिक्लेरेशन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, तभी युद्ध माना जाएगा। और जैसे कोई युद्ध की डिक्लेरेशन करेंगे इसका मतलब भारत में आपातकाल लागू हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मान लो भारत में आपातकाल चल रहा है, जाहिर सी बात है मान लिया इमरजेंसी, ऐसे में उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाता है, कहता है मेरी राज्य की सूची है, तुम अपना आपातकाल जो है वो 27 राज्यों में लगाओ, 28 में राज्य यूपी को छोड़ दो, हम इस आपातकाल की स्थिति में अपने राज्य का भरण पोषण खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर तुरंत ही केंद्र कहेगा कि आपातकाल की स्थिति में स्टेट लिस्ट खत्म हो जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपातकाल की स्थिति में जो राज्य की सूची होती है उस पर जो भी विषय होते हैं खत्म, पूरा काम संसद के पास आता है, पूरा काम प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट कहते हैं संसद से नियम बनाओ और वो नियम पास हो जाता है। तो फिर सर ये नियम कितने समय तक चलता है, जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड शुरू होता है तब से ये शुरू होता है, और इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने तक रहती है। तब दूसरा जब वापस से इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, 6 महीने का टाइम पीरियड निकल जाएगा, तब स्टेट बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। बात आई समझ में। तीसरी चीज़ समझ लो, जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य, अब जैसे मान के चलो कि महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच गए केंद्र के पास, उन्होंने कह दिया कि साहब हमारे यहाँ आप जो है इस विषय पे नियम बना दीजिए। अब पहुंच कैसे गए, पहले उन्होंने अपनी जो स्टेट की असेंबली है, अपने यहाँ राज्य का विधानमंडल है, वहाँ से एक बिल पास कर लिया। उन्होंने देखा कि ये बिल हमारे स्टेट से पास हो गया है, लेकिन ये समावर्ती सूची का विषय है, ये केंद्र को भी टच कर रहा है, तो वो केंद्र के पास एक रेजोल्यूशन बना के भेजेंगे कि सर हमारे यहाँ ये नियम ज़रूरी है, आप हमारे राज्य के लिए और गुजरात राज्य के लिए या जितने राज्य के लिए कहना चाहें ये नियम बना दीजिए। अब जैसे ही केंद्र कोई नियम बनाएगा महाराष्ट्र गुजरात के लिए, क्या वो पूरे भारत में लागू होगा या सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात पे? सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात पे, ये बात ध्यान रखना। यानी कि 252 ये बात कहता है कि कोई भी राज्य स्वयं से या तो समावर्ती सूची में उसका अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो राज्य की कोई सूची है उसमें स्वयं केंद्र की राय या केंद्र की बनाई हुई जो चाहता है तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि केंद्र आप हमारे लिए नियम बना दो,
यहाँ विधानमंडल में बिल पास करके खत्म कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। सवाल समझो, क्योंकि इसके बाद मैं इन चारों का रिपीटेशन कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा है ना, तुम लोग सो जाओगे। चलो, क्योंकि इसके आगे कावेरी डिस्प्यूट है और चीज़ें हैं। हाँ, फिर से मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सूची के नियम बनाने का अधिकार राज्य का होता है। वो पहुंचे केंद्र के पास, उन्होंने इससे हमारे नियम आप बना, तो उन्होंने चेक करा कि ऐसा कोई प्रावधान है, तो वो लिखा है अनुच्छेद 252 में प्रावधान है। अब महाराष्ट्र और गुजरात के लिए केंद्र ने नियम बना दिया, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए केंद्र ने नियम बना दिया। वो नियम महाराष्ट्र और गुजरात को समझ में नहीं आया, तो क्या महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो उस नियम को स्वयं खत्म कर सकते हैं? अपने राज्य के विधानमंडल में कोई एक बिल या कोई एक नियम पारित करके क्या वो केंद्र का नियम जो वो खुद गए थे केंद्र के पास खत्म कर सकते हैं? नो। उसको अब हटाएगा भी कौन? क्योंकि केंद्र के पास कहेगा यही तो हम चाहते थे बेटा, ये तुम आओ हमारे पास। अब तुम खुद ही लेकर के आ गए अपनी मोटरसाइकिल, हमारे नाम पे करा दी, बाद में कह रहे हो वापस कर दो, आओ तुम्हें करते हैं वापस, हम कटवाएंगे मार्केट में इसको। तो ये चीज़ होती है। हाँ, आज के डेट में मुंबई में बिल्कुल चले जाए तो 100%, और अगर 249 में नेशनल इंटरेस्ट कोई भी बात बना सकता है, चाहे वो राज्य की सूची हो चाहे राज्य की सूची ना हो। यानी कि कुल मिलाकर केंद्र पे तीनों अनुसूचियों का अधिग्रहण है, अगर आप डायरेक्ट समझो। ये वाला बहुत इंटेलिजेंट है, आप ध्यान से समझो। केंद्र ने यूनाइटेड नेशन के साथ में एक मीटिंग अटेंड कर ली। यूनाइटेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र। तो क्या हुआ कि केंद्र ने यूएन के पास जाकर के मीटिंग करी, तो उसको यूएन ने इंस्ट्रक्शन दिए कि देखो सभी देशों में युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, और पीछे से पाकिस्तान हो रहे हैं, हम अपनी लड़ाई को तुम बैठ जाओ, तो उसके बाद पाकिस्तान को बैठा दे, लेकिन इंडिया बोला जाएगा तो कुछ ऐसा करे जिससे युद्ध ना हो। तो उन्होंने कहा कि चलो जितने भी देश हैं 211 212, उन्होंने कहा कि आप सभी देश अपने यहाँ शांति प्रस्ताव का नियम पारित कर लें कि कभी भी कुछ भी हो जाए हम न्यूक्लियर वेपन प्रयोग में नहीं लाएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाए। अब केंद्र को समझ में आया कि यार न्यूक्लियर वेपन तो पीएम और राष्ट्रपति के हाथ में ही होते हैं, राज्य का तो कोई रोल ही नहीं। तो जब इन्होंने कहा कि हम ऐसी विधि बनाना चाहते हैं जो पूरे भारत में न्यूक्लियर को कंट्रोल करेगी, तब राज्य को क्या यूपी को क्या बोले भैया हमें तो लड़ने की बहुत आवश्यकता पड़ती है, हमारे 60% युवा तो जेल में है, तो भैया हमको तो न्यूक्लियर वेपन चाहिए, हम तुम्हारी ट्रीटी को नहीं मानते। तभी तुरंत ही हमारा जो यूनियन है उसने हमारे राज्य को चुप करा दिया। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें इस विषय पे बोलने की, अनुच्छेद 253 पढ़ के आओ। 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में केंद्र जो भी फैसला ले लेगा वो होगा। अगर केंद्र चाहे तो उत्तर प्रदेश के अंदर WWF, WWE जैसी एनिमल या फार्म के लिए कोई भी ऐसी संस्था जो केंद्र की है या इंटरनेशनल वो आज स्थापित कर सकता है। इसका उदाहरण मैं दिए देता हूँ, बरेली में IBRI। IBRI क्या है? IBRI सेंटर के हाथ में, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो सेंटर की है। भाई सेंटर अपने सर पे थोड़ी ना संपत्ति खोलेगा तो तुम्हारे राज्य में ही। अब तुम इतने में कह दो नहीं 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 हमारे यहाँ नहीं बना सकते, तो केंद्र का विषय, तो वो कहेगा ठीक है आ जाओ इन चारों में से, हम तो राष्ट्रीय हित में बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय हित तुम चाहे लाख मना कर दो यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, इससे स्टूडेंट आएंगे, नशे का व्यापार बढ़ेगा या फलाना या यहाँ पे ओवर कंज्यूमरिज्म होगा, तो वो ये कुछ नहीं मानेंगे। वो कहेंगे राष्ट्रीय हित में ज़रूरी है तो है। बात आई समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ये चारों का प्रयोग कर सकते हो। पहली बात तो जो हेल्थ है वो आसान दे सकते हो। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है जो हमारा आगे का पॉइंट है कि क्या इन चारों के ऊपर ध्यान से समझना, ये लागू होता है, इसे ही लग लेते हैं। क्या न्यायिक समीक्षा जो है, जैसे मान लो कि यूनियन ने राज्य के किसी ऐसे विषय पे कानून बना दिया जो सच में बहुत दुखदाई है, जैसे मान के चलो कि उत्तर प्रदेश अपने आप नियम पारित कर रहा है कि हम जनसंख्या बनाएंगे, हम दो हमारे दो, वो नहीं कंट्रोल कर पाया, उसने केंद्र की मदद मांगी, यूपी और बिहार चले गए केंद्र के पास, बोले सर हम दो हमारे दो आप ही लागू करवा दो। तो क्या हुआ कि यूपी के अंदर केंद्र ने लागू कर दिया। इस बात को लेकर के पड़ोस में उत्तराखंड भड़क गया, बोले तो हमारी तो आबादी 2 करोड़ है, हम तो चाह रहे हैं हम दो हमारे 20 हो जाएं। तो वो चला गया जुडिशियल रिव्यू पे, बोले क्या केंद्र जो है
वो राज्य संबंधी कोई कानून बना रहा है तो उस पर पुनर्विचार याचिका लागू होती है कि नहीं होती। तो अभी जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इनके फादर का कनेक्शन है। चंद्रचूड़ जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही थी, इनके फादर ने, उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ एवरीवेयर इन इंडिया, यानी कि इस पे भी जुडिशियल रिव्यू लागू होता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कि राष्ट्रीय हित क्या है ये हम बताएंगे, कि तुम अर्थ का अनर्थ तो नहीं करे दे रहे हो। हमने तुमसे कहा कि तुम जानवरों को बचाओ, तुम ऐसा एक्ट ले आए कि तुमने जानवर बेच डाले, तुम बोले अब बेच देंगे विदेश में, वहाँ खाते नहीं है, केन्या में, वहीं बच जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी तुम कर दोगे। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति है, ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। नहीं, स्टेट अपनी बात को डिफेंड करेगा। अगर उस जुडिशियल रिव्यू में स्टेट ने अपना पक्ष सहमत कर लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यायिक समीक्षा जरूरी है। तुम बेसिक आइडियोलॉजी नहीं हो सकता है कि यूपी की आबादी आज तो बढ़ी हुई दिख रही है, अगर हमने एक नियम बना दिया हम दो हमारे दो, तो 40 साल बाद यूपी खत्म ही हो जाए। मतलब आप फ्यूचर के विजन को सोच के चलो, तो समझे आप बात को, इसलिए उत्तराखंड भयभीत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक बार इसको बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वरना फिर आप लोग और कंफ्यूज होते चले जाओगे, मज़ा नहीं आता। ठीक है, बजा ध्यान से समझना, ठीक है, तब आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट मटीरियलिटी आएगी कि विषय वस्तु का निस्तारण कौन करता है, और उसके बाद फिर हम लोग वित्तीय वाला देखेंगे। ठीक है, अभी टाइम तो होगा, देखिएगा टाइम कितना हुआ, अभी 10:45 हुए। हाँ, तो अभी हमारे पास कुल मिलाकर के 45 मिनट हुआ। अरे मतलब 11:30 पे तो लेक्चर ओवर करना, कितने पे करना है? हाँ, तो घबरा क्यों गए? नहीं, ऐसा नहीं, 2 बजे तक नहीं। चलो आगे आज हम लोगों ने पढ़ा CSR, सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान से समझो, ये बेसिक है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर सर सवाल ये आता है कि हमने लेजिस्लेटिव को केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया, एग्जीक्यूटिव को भी हमने सेंटर और स्टेट के बीच बांट दिया, जबकि इसको एग्जीक्यूटिव कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग कभी भी लिखें तो कार्यपालिका ना लिख के प्रशासन ही लिखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव ना लिखें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का बंटवारा नहीं कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन का बंटवारा कर रहे हैं कि हमारा शासन कहाँ तक विस्तृत रहेगा। जुडिशरी को हम लोगों ने केंद्र और राज्य में नहीं बांटा है, बताओ क्या सवाल है, बताओ। एकीकृत है, चलो मान लिया कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत कह लिया, या जुडिशरी कंबाइन है। लेकिन अगर आप जुडिशरी को सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पे बांट दोगे तो फिर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट छुएगा नहीं, हाई कोर्ट का नहीं मानता, दोबारा दिल्ली के कोर्ट को खाली करो, उससे ऊपर के कोर्ट ना अब सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें उसको मतलब इस चीज में सेंट्रल स्टेट की शिकायत नहीं कर सकते, जुडिशरी वैसे अलग। हाँ, दस डाउट क्या हुआ? अच्छा देख लीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो डाउट, मच्छर भी हटा सकते हैं। चलो आ जाओ इधर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, जैसे अगर जुडिशरी वाइस वर्सा एकीकृत नहीं होती, ठीक है, नहीं थी, हमें एक तो एग्जाम्पल हमने लिया वहाँ अलग है, तो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो रहा है तो उससे कौन निपटाता है वहाँ? यही तो कंफ्यूजन थी कि निपटाता कौन। इसका पहले था, आपने देखा वो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट हुआ था 1774 में और फेडरल कोर्ट 1945 में। तो कोर्ट के सिस्टम को एकीकृत करना जरूरी था, वरना यही पढ़ा जाता था। पहले कोर्ट के जो फैसले होते थे वो प्रांतीय स्तर पे होते थे। सुप्रीम कोर्ट का लंदन में जो हमारा था मेन प्रिवी काउंसिल, इन चीजों को रखते हुए स्टार्ट करने का संभवतः ये इधर रही होगी, इसलिए उन्होंने जुडिशरी को एकीकृत कर दिया, वरना फिर ये हो जाता केंद्र कहता हम अपने वाले कोर्ट जाएंगे, राज्य कहता हम अपने वाले कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन दोनों कोर्ट के अलग अलग जजमेंट फिर से पैरेलल हो सकता है, बैलेंस हो। सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में ये है कि राज्य ने जो कह दिया वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राज्य के ऊपर माने ना माने। और वहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि जितने भी स्टेट हैं उनके पास बराबर से प्राप्त है सेंटर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे स्टेट बहुत सकते हैं, मतलब स्टेट नहीं एग्रीमेंट साइन कर रखा है वो कहते हैं और वो जा भी सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं जा सकते। चलो डिजिटल बोर्ड की वापसी आ जाओ।
इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास केंद्र भी है, राज्य। राज्य कितने हैं? कितने राज्य हैं? केंद्र कितने हैं? केंद्र एक ही है। किसी को डाउट तो नहीं? 2 केंद्र है हमारे पास, है? छोटा केंद्र, बड़ा केंद्र, ठीक है? फोकस रखो। अगर ये 2 में से 28 या 2 बता रहे हो तो आज सुबह सर केवल गिर जाना चाहिए था तुम्हें। चलो वापस देखो ध्यान से। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनके बीच में कौन से विषय पे लेकर के, अरे पीछे, इधर पीछे, कौशल इधर, ध्यान से देखो। अरे हमें पता है आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इधर पढ़ो। अभी सेवकांत लॉन्च होगी 2 साल बाद। चलो क्या हुआ बजा? चलो नाउ लुक हियर प्लीज। सेंटर में हमने 3 चीजें देखी और ध्यान से समझ लो उसको। सबसे पहले तो मार्कर घर से लेके आना, 245, 246 और ये ज़्यादा गैप देके 248, 47 नहीं लिखा है मैंने। क्यों नहीं लिखा इसको बताऊंगा, ध्यान से समझो। हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में 3 चीज़ें समझी। 245 के अंदर यूनियन को कितनी शक्ति दी है और राज्य को कितनी शक्ति दी है। राज्य सिर्फ घर घर खेलेगा, यानी राज्य राज्य खेलेगा, और केंद्र जो है वो किसी के घर में भी उसके नियम बना देगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद 246 के अंदर हमने इनके काम को आसान करने के लिए 3 तरीके की सूची बना ली और तीनों सूचियों को हमने अनुसूची 7th में डाल दिया। 7 में हमने कह दिया केंद्र की सूची, राज्य की सूची और कॉन्करेंट। इसमें सिर्फ केंद्र परफॉर्म करेगा, इसमें राज्य, इसमें कॉन्करेंट। लेकिन ये जो फंक्शन जा रहा था इस पर हमारे अम्बेडकर साहब को थोड़ा डाउट हो गया। उन्होंने कहा कि अगर 246 के अंदर इन सबको अलग कर दिया तो जो हमारे यहाँ हम फेडरल स्ट्रक्चर को क्वासी बोलते हैं और केंद्र की मजबूती रखनी है, वो मजबूती खत्म हो जाएगी। तो हमने कुछ अपवाद लिए जिससे हम राज्य की सूची में भी घुस करके राज्य के नियम बना सकते हैं। सबसे पहली चीज। अब कुछ ऐसे विषय जिस पे ये दोनों लोग नहीं बना सकते कोई नियम, वो बचे हुए विषय, जो विषय हैं उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी, और रेसिड्यूरी को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट। तो उसके लिए 248 के अंदर आती है अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट सूची के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है, लक्ष्मीकांत में भी सिर्फ साइबर लॉ ही दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कई सारे इकट्ठे हो चुके हैं। एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल साइबर लॉ, या बहुत से ऐसे विषय आ चुके हैं। यूज़ ऑफ थर्मोप्लास्टिक, आपके घर में गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, उसको आप कहाँ फेंकोगे, इस तक की समस्या हो रही है कि जो एक्ट आ रहे हैं। तो ऐसे कोई भी विषय आ जाते हैं भारत के अंदर जिन पे इन तीनों के अंदर वो सूची में नहीं कवर है, तो उस पर नियम हमेशा कौन बनाएगा? सेंटर, केंद्र। और इस पूरी प्रणाली को पढ़ के एक बात तो समझ में आ जाती है कि केंद्र हमारा जो है वो मजबूत है। ये बात ध्यान रखना। राज्यों के पास उतनी शक्ति नहीं है। और इसके पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढो, अगर आपसे मेंस में सवाल आ जाए या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि केंद्र को ही मजबूत क्यों किया गया, राज्यों को मजबूत क्यों नहीं किया गया, कोई बता सकता है? बताओ। मेरा सवाल बहुत आसान है। हाँ सर। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ कोशिश करो, ठीक बता रहे। दीपिका वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, उससे बढ़िया दूंगा। और ठीक है, ठीक। और राज्य रियासत वाला जो सिस्टम था, इसकी वजह से शायद सर केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया ताकि वो हैंडल कर सके। हाँ, अगर आप इसका वन लाइनर आंसर, आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। ये इन्होंने मेंस का आंसर बोल दिया, बिल्कुल सही। मेंस में यही पॉइंट लिखना। अगर आपसे वो वन लाइनर क्वेश्चन की उम्मीद करें तो आप सबसे बड़ी बात ये कहना, सर वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो उसको अभी अभी सुधारा है, तो उसके बिगड़ने में दिन ही कितने लगेंगे, वापस से हम वही सारी चीज़ें सुविधा दे देंगे। तो ताकि ये जो राज्य हैं वो कभी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके वापस ना भाग जाए, इसीलिए। क्योंकि अगर हम इनको इनका गवर्नर डायरेक्ट इलेक्शन से दे देते तो ये कहते हैं राष्ट्रपति के बराबर तो गवर्नर हो गया, पीएम के बराबर सीएम हो गया। अब तो हम डिक्लेयर करे ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जरूरत ही नहीं केंद्र की। आज से हम अपना विलय को खत्म करके अपना एक अलग देश ही घोषित करे ले रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने हमेशा केंद्र को मजबूत रखा है कि राज्य चाह के भी संवैधानिक तौर पर तो निकल ही नहीं सकते, लेकिन अगर निकलने का संविधान में भी कोई तरीका दे दिया होता तब हम सिचुएशन में फंस जाते। तो इसलिए हमारा सेंटर हमेशा मजबूत रहता है। ये बात ध्यान रखना कि एक बड़ा अच्छी लाइन है कि क्या कहते हैं, हम कभी भी सेपरेट वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। इस तरीके से कभी कोई लाइन आपके मेंस में आ सकती है कि जब हम अलग होते हैं तब हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हम एकीकृत होते हैं तब हम मजबूत होते हैं। इसलिए आर्टिकल 1 के अंदर 25 लाख कौन बनेगा, नहीं ज़्यादा का था, 1 करोड़ का कौन बनेगा करोड़पति। प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 1 के अंदर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ
स्टेट, तो वो महिला नहीं बता पाई थी, उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था, तो देख लो। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभ्युदय का ही प्रमोशन हो रहा है सर, अभ्युदय ही सब्सक्राइब करने के बारे में कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरा पर्सनल कोई चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल ही है जो। चलो वापस। तो उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं। अपवाद के 4 आर्टिकल कौन कौन से थे? 249, 250, 252, 253, ये चीज़ आई। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ बोर्ड पर, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या केंद्र और राज्य दोनों के एक ही विषय पे अगर नियम हो और दोनों के बीच में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। चलो सिगरेट पे एक लॉ बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है। मान लो यूपी को बढ़ते युवाओं की खुशी अच्छी नहीं लगी और उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया हर घर सिगरेट अधिनियम। उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया हर घर सिगरेट अधिनियम, और कैसे बढ़िया, हर घर शराब भी रख सकते हैं लेकिन हर घर सिगरेट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अफोर्ड सबको ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हर घर सिगरेट अधिनियम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया। अच्छा, इधर केंद्र का क्या था कि केंद्र को जो गुर्दों के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ रही है उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन की अभी हमारे जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग करके आ गए बाई चांस 2 दिन पहले। तो पता चल रहा है कि अमेरिका जो ये कह रहा है सिगरेट टोबैको ने जो है वो लोगों के फेफड़े खराब कर दिए, समस्याएं पैदा कर दी, ये बहुत बुरी चीज़ है, इंडिया में इसको बंद कर देना चाहिए। अब उधर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री लौट रहे थे सोच के कि मैं तो ऐसा नियम बनाऊंगा कि पूरे भारत में सिगरेट और तंबाकू बंदी कर दूंगा। इधर यूपी ने हर घर तंबाकू अधिनियम अपना लागू कर ही दिया वर्ष 2022 में। तो ऐसे में क्या हुआ कि केंद्र आया, केंद्र ने अपना एक अधिनियम आते ही बना दिया। केंद्र ने अधिनियम लिख दिया कि कहीं भी नहीं धुआं और क्या कहते हैं सब सिगरेट फेंको तो या जो भी बना लो, नहीं, हर घर सिगरेट छुड़ाओ अधिनियम 2022, ठीक है। अब समस्या ये आई कि उत्तर प्रदेश कह रहा है, यूपी कह रहा है कि हमें सिगरेट पीने दो और केंद्र कह रहा है हम तुम्हें सिगरेट नहीं पीने देंगे। ध्यान से समझना, यूपी कह रहा है सिगरेट पीने दो, केंद्र कह रहा है हम तुम्हें नहीं सिगरेट पीने देंगे। दोनों में क्लैश हो गया। अब टोबैको जो विषय है वो केंद्र का है, ये बात भी समझना, टोबैको जो विषय है केंद्र का है। तो क्या यहाँ पे कोई भी चांसेस हैं छोटे मोटे कि स्टेट सरवाइव कर जाए, या दोनों में से किसका नियम जीतेगा? ये तो एग्जाम्पल था यूनियन लिस्ट का, इसमें सीधे सीधे केंद्र जीत जाएगा। वो कहेगा टोबैको तुम्हारा विषय ही नहीं है, टोबैको तो मेरे हाथ में है, मैंने बोला खत्म तो तुम्हारा हर घर बीड़ी सिगरेट खत्म, जीत गया केंद्र। अब हम दूसरी चीज़ ले लेते हैं। अब मान के चलो हमारे जो है वो शिक्षा मंत्री अभी जल्दी में सिंगापुर घूम के आ गए और सिंगापुर में स्कूलों की व्यवस्था उनको बहुत बढ़िया लगी। अब उन्हें चिंता हुई हमारे यूपी नहीं बोलेंगे, बिहार की, ठीक है, बिहार बोल देते हैं, यूपी में ही रहते हैं, अभ्युदय योजना भी यूपी में ही है। तो उन्हें बिहार की चिंता हुई। बिहार के स्कूल जो है वो एकदम जर्जर हालत में है और सिंगापुर के स्कूल ये थे 1 माला 2 माला 3 माला फ्लोर वाइज। तो क्या हुआ कि जब हमारे शिक्षा मंत्री वहाँ से घूम के आए तो उन्होंने देखा यार शिक्षा तो समावर्ती सूची का विषय है, इस पर मैं नियम बनाता हूँ और सब राज्यों के साथ मीटिंग करता हूँ और उनसे कहता हूँ स्कूल की बिल्डिंग एकदम बढ़िया बनाना 5 स्टार होटल जैसे। तो उन्होंने एक नियम बना दिया। लेकिन बिहार ने कह दिया कि भले ही ये विषय ऐसा है जिस पर आप स्कूल बना सकते हो, हमारे पास ज़मीन नहीं है, पुरानी बिल्डिंगों का बजट नहीं है, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इतने हमारे पास फंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो क्या, ध्यान से सुनना, केंद्र इनको मजबूर कर सकता है? पॉइंट इज दिस, क्या सेंटर अपनी पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दूसरे राज्य को मजबूर कर सकते हैं? सवाल ये है। यही तो मेरा सवाल है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था या अस्पताल व्यवस्था या हाउसिंग व्यवस्था डाउन है, तो केंद्र को नियम आता है ना, बोले मान लीजिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ है कि हम सारी स्वास्थ्य सुविधाएं इस वर्ष बेहतर करेंगे, बजट किया, उसके बावजूद भी सरकार चली जाती है कि अस्पताल बनेंगे। तो सवाल ये कि केंद्र अपनी योजना को लागू करने के लिए राज्य को मजबूर कर सकता है कि नहीं? जी मैडम। हेलो हेलो, लोग सोचो भाई हम तो बात कर रहे हैं, तुम लोग बात करो। हेलो, हाँ जी मैम बताएं। बस मैम होने वाला है, अभी 10 मिनट और लगेंगे।
फैज़ान आए हैं आज? फैज़ान मैम, फैज़ान आए थे आज? फैज़ान नहीं आया मैम, अभी भी नहीं। हाँ ऐसा कर लेते हैं मैम। ठीक है मैम, तो आप 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट के बाद हम, ठीक है ओके। चलो हाँ आगे बताओ। केंद्र जो है वो राज्य को मजबूर कर सकता है कि नहीं किसी योजना का लागू करने के लिए, पालन करने के लिए? करना चाहे तो ऐसे में राज्य उसे मना कर सकता है या राज्य की मिल सकती है, क्योंकि आप दूसरे नजरिए से देखो, अगर केंद्र को लग रहा है कि हम योजना के बाद योजना लॉन्च कर दें और दूसरा राज्य सक्षम नहीं है, पैसा लगाएंगे, उसके पास मैन पावर नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं है, तो कहाँ तक नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे में राज्य जो है ना वो बड़ा समझदार होता है। आर्टिकल 275 में राज्य कहता है अरे बिल्कुल सर, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ मिसाइल लॉन्च करने वाला पैड बना दो, लेकिन सर हमारी एक मजबूरी है। बोले क्या? पिछले साल बजट का 1200 करोड़ तो पेंडिंग है ही है हमारे राज्य के लिए। इस साल हम 275 में आपसे जो है वो 13,000 करोड़ और मांग रहे हैं, क्योंकि योजनाएं लगाने में 13,000 करोड़ लगेगा। तब सेंटर अपनी तरफ से बैठ जाता है सांस चढ़ा करके, देते हैं पैसा, थोड़े दिन में दे देंगे, 2-3 महीने रुक जाओ। तो कभी भी योजना जो डिले होती है ना वो राज्य की तरफ से नहीं होती, तुम प्रेशर डालो। B.R. अम्बेडकर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा कि तुम राज्यों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो, इसके लिए हम डाल रहे हैं 275 में राज्य सीधे एक स्टैंप लेके खड़ा हो जाएगा। बोले अच्छा शिक्षा, ये पकड़ो पैसा, वापस घूम के तुम्हारा तीर तुम्ही को। नहीं समझे बात को? उन्होंने कहा अच्छा बिल्डिंग बना दो, बोले सर ये पकड़ो बिल, और बिल भी हम इतना देंगे कि दोगुना, अब की नहीं 2020-22 छोड़ो 2032 तक की बिल्डिंग का बिल भी तुम्हारे नाम देंगे। तब केंद्र घबरा जाएगा, कहेगा इतना तो हमने सोचा था 28 राज्य में लगाने के लिए, ये तो अकेले ही मांग लेते। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारा जिला अस्पताल ही दिखेगा आने वाले आगामी वर्षों में। तो बात आई समझ में? इसीलिए केंद्र को राज्य अगर मजबूर करता है तो राज्य उसको भी मजबूर कर देता है कि हमें फंड दे। अच्छा, अब किसी राज्य से मंत्री जी बहुत खुश हैं, तब 282 हो जाएगा, तो 282 के तहत वो घोषणा कर जाएंगे तो ट्रेजरी में पैसा आ जाएगा। ये उनका डिस्क्रिप्शन है, दोनों शक्तियाँ दी हैं, पैसा राज्य भी मांग सकता है, पैसा केंद्र भी अपनी मर्जी से दे सकता है। ये बात आई समझ में? ये डाउट क्लियर हुआ? ये चीज़ आई समझ में? थोड़ी बहुत आई नहीं आई या पूरी उड़ गई दिमाग से? तो सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर हमने आज ये जाना कि मोबाइल में 256 GB स्टोरेज के तहत, नीचे कहाँ सो रहा है अभी भी? क्वालकॉम प्रोसेसर्स, आगे देखो इधर, चलो स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक, चलो। नाउ बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है आज का। अभी ये CSR खत्म नहीं हुआ है, CSR के अंदर फाइनेंस वाला रह गया, हालांकि हमने फाइनेंस 275 282 कवर तो किया है। अब 2 आर्टिकल और बचते हैं, वो मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वो और सुन लो 5 मिनट। एक है 261, एक है 262 और एक है 263। 261, 62, 63 जो है वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, सारे मार्कर खराब हो गए। समझ गए मैडम ने नहीं पढ़ा? चलो इसी पे समझ लो, इसी पे पढ़ा देंगे अगर इस पे दिक्कत हुआ करेगी तो, ठीक है? इस पे पढ़ाना ज़्यादा आसान है, मार्कर चलते नहीं है तो दिक्कत है, ध्यान से देखो, ठीक है? समझ लो हमने इंडिया बना लिया, क्योंकि विवाद जो है वो साउथ का है तो मैं साउथ पे ज़्यादा फोकस करूँगा। अब मुझे ये बताओ, ये बह रही है एक नदी, ठीक है? अब क्या इस नदी को पता है कि तुम इसके ऊपर कौन सा डैम बनाओगे? तुम इधर के एरिया को बोल दोगे आंध्र प्रदेश, इधर को बोल दोगे तमिलनाडु, इधर को केरला, इधर को कर्नाटका, क्या इस नदी को पता है? तो ये पूरा विवाद ही गलत है। लोग कहते हैं कावेरी नदी का विवाद है, अरे भैया नदी उठ के कहीं और थोड़ी मुड़ के निकल गई है, वो तो वहीं है, उसने थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी नदी विवाद। ये विवाद तो KKT है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का। भाई लॉजिकली अगर सोचो तो नदी तो अपना काम कर रही है, उसका थोड़ी आज मन हो गया कि आंध्र प्रदेश के लोग अच्छे हैं, चलो मैं इधर से निकल लेती हूँ, ये लोग कम पानी पीते हैं इधर से निकल ले रहे हैं, या यहाँ तो बिहार में बाढ़ प्रभावित होता ही, चलो इधर ही मोड़े ले रहे हैं, इधर बहने ज़्यादा है हमारी। नदी का कोई है थोड़ी, लेकिन लोग कहते हैं नदी विवाद है, मैं कहता ही नहीं नदी विवाद है। उसको हम लोग कहेंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटर स्टेट वाटर टेरिटरी डिस्प्यूट। अब ध्यान से सुनना होता क्या है, हमारे पास एक आर्टिकल है
हाँ पूछिए क्या हुआ रूल? और इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे केंद्र के पास एक बड़ा अच्छा हथियार है। केंद्र अनुच्छेद 258 के तहत, आर्टिकल 258 के तहत जिस भी चीज़ को राज्य कहता है मेरी है, उसे अपनी बता सकता है। ठीक है, जैसे राज्य पहुंचा, अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, मजा आएगा, याद हमेशा। ये है राज्य, ठीक है, ठीक है, ये बहुत खुश था क्योंकि इस राज्य की एक फीमेल फ्रेंड बन गई थी पहली बार। ठीक है, और ये राज्य, तो ये आराम से पढ़े कुछ, फीमेल छोटी, ठीक है। इधर हम केंद्र बना देते हैं, केंद्र के पास मुकुट है, द पावर ऑफ किंग, ठीक है। तो राज्य ने कहा कि ये देखो तुम्हारी भाभी, तो केंद्र ने कहा थी, इधर देखो तुम्हारी भाभी। तो द सिचुएशन इज दैट कि भाभी जो है वो उनको इधर करने के लिए, यानी कि कोई भी मटेरियल रिसोर्स या कोई भी बढ़िया चीज़ करने के लिए हमारे 258 में हमारे सेंटर के पास एक बहुत बढ़िया रूल है, वो उस चीज़ को परिवर्तित कर देती है नेशनल। आपके पास एक रोड थी राज्य के अंदर, उसने बना दिया उसको नेशनल हाईवे, अब वो किसकी हो गई? एयरपोर्ट। मान लो आपके यहाँ एयरपोर्ट था, हम बना लेते हैं एयरपोर्ट, ऐसे बना लेते हैं प्रतापगढ़ एयरपोर्ट, अब उन्होंने कर दिया अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल या इंटरनेशनल या नेशनल हवाई अड्डा, चला गया। आपके यहाँ पे जो है आपने अपनी आर्मी बढ़ाई बड़ा मेहनत से, उन्होंने कह दिया अरे ये आर्मी की टीम बढ़िया, आज से इसको नाम देते हैं इंडियन आर्मी, चली गई उनके अंडर में। तो बात समझ रहे हो, कोई भी आपकी प्रिय वस्तु कभी भी आप केंद्र से साझा करें या ना करें, लेकिन केंद्र बलवान है, तो इसलिए समझ गए एग्जाम्पल कि आपकी हर वो प्यारी वस्तु, इससे ज़्यादा प्यारी वस्तु तो कोई हो ही नहीं सकती। तो समझ गए? तो उत्तर प्रदेश वॉज इन टीयर्स, ये दोस्त ना रहा, तो इसलिए उनके पास अनुच्छेद 258 का हथियार है। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो इज्जत से हमें दे दो, हमें कॉपरेट करो, वरना हम थप्पड़ मार के तो ले ही लेंगे। पांडे जी वाला डायलॉग। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, और आगे की स्टोरी आती है। क्या इस चीज को लेकर के राज्य ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में जाके करा, हम तो उसका बहुत ध्यान रख रहे थे, 3-3 टाइम खिलाते थे, हमने तो बच्चों के नाम भी रख लिए थे, तब भी केंद्र ने उसको जो है अपनी तरफ कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव आर्टिकल 249 कि राष्ट्र के हित में वह शादी जाएगी। तो बात समझे, इसलिए डिस्प्यूट होते हैं लेकिन केंद्र हमेशा जीतता है। अब एक चीज़ और याद रखना, कभी भी राज्य ने केंद्र के किसी नियम को ख़त्म करने की कोशिश करी और नियम उसके बाद बनाया या पहले का बना हुआ नियम था जो केंद्र का आ गया, तो हमेशा केंद्र के पास शक्ति है कि वो ऐसा कोई भी नियम जो उसको लगता है कि उसे राज्य सरकार का ख़त्म करना है तुरंत बना सकता है, उसका पूर्व और आगे यानी कि दोनों तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखना, केंद्र के पास फाइनल रूल बनाने की, नियम बनाने की ताकत है। कैसे, समझो। इसको ले लेते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट। अब इस कंकरेंट लिस्ट में क्या हुआ कि ये रहा स्टेट और ये रहा सेंटर, केंद्र। सेंटर ने ये देखा कि स्टेट ने एक रूल बनाया, या पहले अब सेंटर का रूल ले लेते हैं, स्टेट के तो हमने सारे उड़ा दिए। आज सेंटर ने क्या करा, सेंटर ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उस एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट को दे दिया। स्टेट ने उस एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि उसके लिए कोई बिल्डिंग मटेरियल डिज़ाइन कुछ नहीं चाहिए था, बस कागजों में परिवर्तन करना था, इन्होंने ये पॉलिसी शुरू कर दी। लेकिन इनको महसूस हुआ कि चलो नहीं करते, बहुत हो गया, केंद्र में बैठी है बीजेपी, हम है कांग्रेस वाले, हम नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर एक व्यक्ति एक्टिव हो जाता है जिसका नाम होता है गवर्नर। गवर्नर अनुच्छेद 201 का प्रयोग करेगा और 201 का प्रयोग करके भेज देगा राष्ट्रपति को सहमति के लिए कि ये कानून केंद्र के कानून से टकरार यानी कि विरोधाभास हो रहा है और इस कानून को आप हटा दीजिए या अपने यहाँ चेक कीजिए। तुरंत ही जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके बाद एक कानून कहाँ भेज देंगे, पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया इट इज़ ओके, तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है यार ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो गवर्नर तुरंत कहेगा यहाँ के स्टेट से कि अब इमरजेंसी लगवाओगे या नियम हटाओगे। तो इमरजेंसी में उन्हें पता है कि एक एक चीज़ उनकी जो है वो अभी गई थी वैसी चली जाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो तुरंत ही मान जाते हैं। और दूसरी एक और चीज़ भी है, मान के चलो इनका नियम सच में बहुत अच्छा था, केंद्र से गलती हो गई, तो केंद्र ने कहा तुम अपना नियम पालन में रखो
लागू में रखो। लेकिन रात में जब केंद्र अपने बिस्तर पे सो रहा था तो उसका ईगो हर्ट हो गया, बोले यार स्टेट ने मुझसे अच्छा लॉ कैसे बना लिया, और इसका लॉ मुझे मानना भी पड़ा। इन्होंने गवर्नर से कह दिया ये ठीक है, लागू हो गया। उसी के अगले दिन सेंटर ने एक नया लॉ बना दिया। अब ये लॉ उसने आज बनाया, ये पहले का था। जैसे ये लॉ बनेगा स्टेट का वो लॉ खत्म। यानी कि अब देख रहे हो सेंटर के पास दोनों तरीके की शक्तियां हैं। हम तुम्हें गवर्नर से तुम्हारी शक्ति छीन लेंगे उसके जरिए, और अगर तुम गवर्नर को भी जीत के आ गए, हमें असेंट देनी पड़ी, तो हम नया ऐसा लॉ ले आएंगे तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारा लॉ खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली इस पूरी साइकिल से ये पता चलता है कि हाँ केंद्र मजबूत है। बात आई समझ में कि नहीं है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ऐसा ही है। इस नदी वाले डिस्प्यूट में क्या होता है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? बिल्कुल खुला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2006 के या 7 के टाइम पे अप्रैल में वर्डिक्ट दे भी चुका था कि इतना इतना पानी 42,000 32,421 मेट्रिक टन या जो भी पानी है वो इन प्रांतों में जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। ये भी निर्णय हो चुका था कि जून से लेकर के इस महीने में इसका पानी छोड़ा जाएगा, इस जगह पे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, याद रखना कि अगर आप फाइनल डिसीजन लेने जैसे आपको अपने लिए एक ड्रेस लेनी है और आप हैं क्लास 12th में, आपकी अर्निंग अभी नहीं होती, आपका कोई सोर्स नहीं, तो पहले आप अप्रोच लगाएंगे अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से, अगर कोई है तो। वो भी नहीं माने तो मम्मी से, मम्मी के बाद पापा, यहाँ तक भी कहानी नहीं बनी तो दादा और भाभी जो दादा और दादी हैं वो जिंदाबाद। ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली अल्टीमेटली दिक्कत ये आती है कि जब भी ऐसा कोई रिवर डिस्प्यूट होता है तो उसमें डायरेक्टली ये लोग सुप्रीम कोर्ट अगर पहुँच जाएंगे और कल को फिर भी इनका पानी का क्लैश कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के सारे तरीके के फैसले लेने के बाद कोई अंतिम फैसला नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पे हमारे केंद्र ने एक नियम बना रखा है कि हम तुमको देंगे ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं मीडिएशन। मीडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता। सबसे पहले तुम आओगे केंद्र के पास जब भी तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ों का विवाद होगा। केंद्र तुम्हारे लिए एक बॉडी बना देगा। बॉडी मतलब जाओ उसके पास, अपना डिस्प्यूट बैठ के निपटा लो। अगर तुम्हारा डिस्प्यूट नहीं निपट रहा है तब यू आर ऑलवेज फ्री टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहली स्टेप क्या होगी, मीडिएशन। आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे अगेन ये पता चलता है कि केंद्र की ताकत फिर से ज़्यादा है, केंद्र ही पहले निस्तारण कर देता है। और ऐसा हुआ भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया 1/3 मैं तीनों में पानी बराबर बांट दे रहा हूँ। लेकिन केंद्र को ये बात पता है कि हमारे चुनाव आ रहे हैं, केरला में बैठा है कांग्रेस या दूसरी पार्टी, तमिलनाडु और कर्नाटका में बैठी है हमारी पार्टी, अगर हम उसको टाइम से पानी की डिलीवरी दे देंगे तो हमारे वोटों पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन को भी केंद्र ने अपने हाथ में कर रखा है। यानी कि कोई भी सिर्फ जुडिशियल रिव्यू, सोचिए अगर पीएन भगवती और ये जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो केशव नंदा बाद आया था, अगर उसमें जुडिशियल रिव्यू ने जन्म ही नहीं लिया होता तो आज पता नहीं देश में कितनी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई होती। क्योंकि देश दो ही चीज़ों पर चलता है, एक सरकार और दूसरी सरकारी नेता, वही उनको चला रहा है। तो आप सोचिए, इस तरीके से हमें ये पता चलता है CSR के ज़रिए कि यूनियन बहुत मजबूत है, यूनियन के पास फंड्स की पावर है, यूनियन के पास विवाद निपटाने की शक्ति है। कोई अगर लॉ जो है जिसमें राज्य का और केंद्र की भिड़त हो गई तो केंद्र का जीतेगा। क्या राज्य किसी भी तरीके से जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। क्यों? अगर वो अपनी सूची में भी नियम बना ले तो 249, 250, 252 और 253 के तहत फिर से केंद्र उनसे नियम छीन लेगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ में जीत सकते हैं, एक ही चीज़ में, या तो वो खुद का जो है वो राज्य का दर्जा ही समाप्त कर ले, मतलब वो राज्य मैप से मिटा दो, तभी जीत सकता है। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट, यानी कि हमारा यूनियन हमेशा मजबूत था और रहेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉपी में नोट कर लो जो आपको घर से एक बार पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं 7-8 है, उनको याद भी कर लेना। पहला लिखो 245, ठीक है। देखिएगा टाइम बचा या हो गया? 10 मिनट है। 245, 246, 246, अब इसकी हिंदी मत करवाना, मतलब 247, 248 इनकी भी हिंदी कह लो। पहले तो आर्टिकल 245, 246, अगला 248 और इन तीनों को गोला बना के लिख दो, शक्तियां बताता है। इन तीनों को गोला करके लिख दो, शक्तियां बताता है। लिख दिया? केंद्र और राज्य दोनों की अभी देखा तो था केंद्र कितना स्ट्रांग है। चलो उसके बाद अगला आर्टिकल लिखो 249, 250, 252, 253, 49, 50, 52, 53 और 251 हमने अपने पहले लेक्चर में कवर करा था जब हमने आप लोगों को 14 और अंतर्राष्ट्रीय वो सब बताया था कि ब्रदरहुड डाइवर्सिटी क्या होती है। चलो भूल गए हो,
लिखा 249, 250, 252, 253। बोला केंद्र की शक्ति व राज्य सूची में नियम बनाने की जानकारी देता है। केंद्र की शक्ति व राज्य सूची में नियम बनाने की जानकारी देता है। कई लेक्चर होता तो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता। चलो आप लोगों का मेरा था इतनी जल्दी बोले हाँ सर। अच्छा चलो, केंद्र की शक्ति एवं राज्य सूची में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बताओ तुम्हारा 49 से पढ़ लेना और आगे और ठीक है। अनुच्छेद 262, 261, 262, 263 ये आसान है। 261, 261, 262, 263 लिखो भाई लिखो, अंग्रेजी कैसे लिख लिया? हाँ 263 को पूरा करके लिखो कि विवाद राज्य और केंद्र के मध्य या राज्य के मध्य विभाजन होते हैं तो कैसे केंद्र अपनी भूमिका निभाता है। आप सिर्फ विवाद भी लिख सकते, सिर्फ विवाद भी लिख सकते। और फिर आता है पैसे वाला आर्टिकल। 2 आर्टिकल और बचे हैं वो भी लिख लो। 275, 282 आर्टिकल 275, आर्टिकल 282 इसमें लिख लेना पैसा। हाँ सिर्फ पैसा लिखो, पैसा मतलब फाइनेंस, ठीक है। अब एक चीज सुनो, लक्ष्मीकांत रंग स्वामी कमेटी और पता नहीं क्या सब किया, उन कमेटियों से तक कोई सवाल आया नहीं, इसलिए उनका एनालिसिस नहीं किया और आगामी उसमें मौका लगाए हैं, ऐसे उनको कोई सवाल मिला नहीं। फिर भी ये मेरा अधिकार है, नहीं आप लोगों का अधिकार है कि आप उस कमेटी के बारे में बताएं। तो जब मैं अपने लेक्चर में आपको जीएसटी परिषद के बारे में पूरी सी जानकारी दूंगा कि जीएसटी की जरूरी क्यों है। वैसे तो उस साल करंट के लिए जरूरी थी, उसके लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि जाने क्योंकि आप में से 70% को जीएसटी पता ही नहीं क्योंकि जल्दी से आप जीएसटी में आपको रंग स्वामी कमेटी बताऊंगा और उसके बाद जो भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं आयोग जो जब संवैधानिक निकाय वाली बॉडीज कौन सी होती है तब यानी कुल मिलाकर को सेकंड क्लास का लास्ट लेक्चर करना होता है और बाकी अगले लेक्चर में सीधे साथ बात है इमरजेंसी ठीक है। और संसद में अगर कुछ छूट भी गया जैसे गवर्नर है कि अगर उसको कुछ काम करना वो भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक बार पॉलिटी के जितने भी टाइटल हैं प्रेसिडेंट से लेकर लास्ट तक उन सबको एक बार कवर कराने के लिए मतलब वही 1.5 घंटे में। अब आप लोगों से एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। देखो जितने भी लोगों के पास लक्ष्मीकांत की किताब है उससे अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको दर्दनाक चीज़ों का शिकार आप बन जाओ क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मिक्स हौच पौच करके लिखा है। इसमें इससे ज़्यादा नहीं आते प्रश्न और ये सिर्फ जो चैप्टर है ये इसीलिए डाला गया है कि ये फेडरलिज्म के अंदर ये बताता है कि कैसे संघ के अंदर केंद्र मजबूत है। तो इसको आप ये मान के बिल्कुल ना पढ़ें कि आपको इसकी एक एक चीज़ रट लेनी है, एक आर्टिकल है जो लक्ष्मीकांत ने लिखा है उन्होंने सिर्फ इसका अध्ययन करके आपको दे दिया। जो मैं आपको नोट्स बना के दूंगा उसमें लिमिटेड चीज़ें होंगी, सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ो। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं छोड़ना, तो ये उन्हीं में से एक होता है कि हम ज़्यादा डीप ना जाएं। अभी तक कोई रिसेंट का अगर विवाद है जैसे कावेरी नदी के विवाद में अंतिम निर्णय क्या आया, कब वो विवाद शुरू हुआ, ये मैं अपने नोट्स में डाल दूंगा। आप उसी से 10-12 लाइनें पढ़ेंगे आपको विवाद समझ में आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए किसी बुक या बायजूस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आई समझ में। और केंद्र हमेशा मजबूत होता है, ये पूरा चैप्टर उसी का आधार है, ठीक है। अब आपके अटेंडेंस ले लेते हैं और ध्यान से सुनो। 26 नवंबर को संविधान क्विज जो है, ठीक है, उसके तहत अगर हाँ पूछो क्या हुआ, पानी की बोतल दे दो क्या हुआ, पीछे तनु क्या हो गया, अच्छा आवाज़ आई। और बाकी कुछ लोग सदमे से उभर जाओ भाई, ऐसा यूपी में हुआ तो नहीं है लेकिन बता रहे हैं आपको, जो मैडम इधर से इधर पहुंची थी। कुछ लोग सदमे में भी हैं कि यार शादी समझ कर लो, हो सकता है केंद्र राज्य ना बन जाए। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये एक बताने का चीज़ था कि दे आर वेरी पावरफुल। मतलब जो चीज़ आप सोचते हैं कि पूर्णता हमारी है वो भी वो ले जाएंगे। हाँ संविधान दिवस में सुन लो, संविधान दिवस पे क्या मैं करा रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड करा है, फिलहाल आप लोगों को ठीक लगे तो अपने ओपिनियन दो। मैंने आपसे मांगे थे जब मैं गया था लखनऊ, अब वो आप लोग जो है वो पता नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग मौलिक अधिकार पे यहाँ पर आप लोगों की, क्योंकि ये डिसाइड हो गया है कि उस दिन जितने भी ऑफिसर्स हैं वो नहीं होंगे। इसको बंद कर दो, काहे अपना प्लान लीक करें, बंद करो। ये IB और